साहिल पांडे एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर से बनने वाले प्रमुख क्वेश्चन आंसर्स की। उसके बाद में हम शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर विस्तारपूर्ण। चलिए शुरू करते हैं पहले अपना करंट अफेयर क्वेश्चन से। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर होगा 66वें ग्रैमी अवार्ड 2000 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में दिस मूवमेंट एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। अब इसका की पॉइंट जानेंगे। हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में संगीत की दुनिया का सबसे प्रसिद्ध 66वां ग्रैमी अवार्ड आयोजित किया गया। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के शक्ति बैंड के एल्बम दिस मूवमेंट ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए जाकिर हुसैन भारत, बेला फेक, एडगर मेयर के पास्तों के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी के लिए जाकिर हुसैन भारत के बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा अदिति गोपीचंद। भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। अब इसके की पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। अदिति गोपीचंद महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। इन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अदिति गोपीचंद की 2023 की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। 2023 में जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। 2023 में आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चीन में आयोजित एशियाई खेलों में 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य और कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योमित्र इसरो के किस मिशन से संबंधित है? तो व्योमित्र गगन मिशन से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो के गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष रोबोट व्योमित्र को पहुंचाया जाएगा। अब बात करेंगे इसके की पॉइंट के बारे में। मिशन गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान को इसरो द्वारा 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। रोबोट व्योमित्र के बारे में जानेंगे। हाफ ह्यूमन ह्यूमनाइड रोबोट है। व्योमित्र 2 शब्दों से बना है, जिसमें व्योम का मतलब है आकाश और मित्र का मतलब है दोस्त, यानी आकाश का मित्र। इसके निर्माता हैं इसरो। गगन मिशन के बारे में बात करेंगे। गगन मिशन का उद्देश्य है मानव रहित अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाना और अंतरिक्ष में मानव उड़ान के लिए जरूरी प्रौद्योगिकियों का विकास करना। आज का हमारा पहला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से। तो चलिए जानते हैं। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड ने जीता ग्रैमी अवार्ड। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोनों लीजेंडरी कलाकारों के बैंड शक्ति के एल्बम 10 मूवमेंट
ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया। अब इसको विस्तार में जानेंगे। दिस मूवमेंट एल्बम में कुल 8 गाने हैं। शक्ति बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैक्लोनी, जाकिर हुसैन, वी सेल्व गणेश, गणेश गोपाल पालन जैसे कलाकार साथ काम करते हैं। इस बैंड के अलावा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए। फ्यूजन बैंड शक्ति ने 45 साल बाद अपना पहला एल्बम रिलीज किया, जिसे सीधे ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका नाम एक ग्रामोफोन पर रखा गया है। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1949 को आयोजित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड का यह 66वां संस्करण है। इस बार अवार्ड सेरेमनी का आयोजन अमेरिका लॉस एंजल्स के क्रिप्टोकॉम एरिना में हुआ। देश के लिए मशहूर सितार वादक एवं संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर ने पहली बार 1968 में ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया था। ग्रैमी अवार्ड्स विनर्स की पूरी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला माइली साइरस को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मिला टेलर स्विफ्ट को। बेस्ट ब्लूग्राम एल्बम मिला मॉली टर्टल और गोल्डन हाईवे को। अब तक इन भारतीय कलाकारों ने जीते हैं ग्रैमी अवार्ड। 1938 में रविशंकर ने जीता है बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। वेस्ट मीट्स ईस्ट अवार्ड का नाम है। 1971 में पंडित रविशंकर ने एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। ये भी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। हमारा अगला करंट अफेयर है। पीटी ऊषा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महान धाविका पीटी ऊषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको विस्तार से जानेंगे। यह कार्यक्रम नेशनल स्पोर्ट्स क्लब इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, पूर्व बैडमिंटन आइकन प्रकाश पादुकोण, महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और पूर्व धावक मिल्खा सिंह मरणोपरांत के बाद पीटी ऊषा और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की 5वीं प्राप्तकर्ता हैं। पीटी ऊषा ने 1977 से 2000 के बीच अपने करियर में भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक भी जीते। वे ओलंपिक में 3 संस्करणों में शामिल हुई। 1984 में ओलंपिक में वे कांस्य पदक से चूक गई थी। केरल और कोझिकोड में जन्मी स्प्रिंटर का पूरा नाम पिल्ला बुल्ला कंडी देके पर रंबिल ऊषा है। इन्हें भारतीय क्रिकेटर एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के तौर पर भी जाना जाता है। पीटी ऊषा को पद्मश्री और एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्टेट न्यूज से। चलिए जानते हैं। पीएम ने आसाम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 4 फरवरी को गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत आसाम में 11,000 करोड़ से ज़्यादा
के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। चलिए इसको विस्तार में जानेंगे। नीलांचल पहाड़ी पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा कई और मंदिर हैं। पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर हैं: कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमृतकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर हैं। इन सभी ये मंदिरों को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर तैयार होगा। नीलांचल 3 भागों में यानी कि ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से मिलकर बना है। पहाड़ी के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। पूर्वोत्तर में भारतीय राज्य असम ब्रह्मपुत्र और बाराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मौजूद मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा है। देश के 5 अन्य मंदिर कॉरिडोर: जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर जो कि पूरी उड़ीसा में है। उद्घाटन इसका 17/2024 में हुआ। लागत है इसकी कुल लागत 800 करोड़ लगी है। दूसरा कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस यूपी में है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी 2022 को हुआ था। इसकी कुल लागत लगी थी 332 करोड़। हमारा अगला कॉरिडोर है महाकाल लोक जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसकी कुल लागत 850 करोड़ रुपए लगी थी। हमारा अगला कॉरिडोर है बांके बिहारी मंदिर मथुरा यूपी। इसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसकी कुल लागत है 262 करोड़। हमारा अगला कॉरिडोर होने वाला है देवभूमि कॉरिडोर द्वारका गुजरात। इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और इसकी लागत की कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति पे। तो चलिए जानते हैं। केंद्र ने पूर्व चंद्र को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया। इससे पहले वे सूचना एवं प्रसारण सचिव की भूमिका में कार्यरत थे। वहीं वरिष्ठ नौकरशाह संजय जाजू को चंद्र की जगह नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया। अब इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे। यहाँ आदेश कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अपूर्व चंद्र महाराष्ट्र कैडर के साल 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वहीं 1992 बैच के आईएएस अधिकारी संजय जाजू को चंद्र की जगह नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया, जो फिलहाल अपने कैडर राज्य तेलंगाना में कार्यरत है। मंत्रालय ने इसके अलावा 8 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल में नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय का पूरा नाम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। यह मंत्रालय आमतौर पर प्रधानमंत्री के पास होता है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है उद्घाटन से यानी कि इनॉग्रेशन। तो चलिए जानते हैं। पीएम मोदी ने किया आईआईएम संबलपुर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 3 फरवरी को उड़ीसा के संबलपुर में आईआईएम के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इसे 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इसके अलावा पीएम ने संबलपुर के 68,000 करोड़ रुपए की 18 प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। जानेंगे इसको थोड़ा विस्तार में। पीएम ने अन्य प्रोजेक्ट में लगभग 28,980 करोड़ रुपए की कई बिजली परियोजनाओं के आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 2100
2110 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों के 3 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 146 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया। संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसके अलावा पूरी सोनपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी की हरी झंडी दिखाई। IIRF के अनुसार टॉप 10 गवर्नमेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशन: IIM अहमदाबाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज DO, IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर, IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIFT दिल्ली, IIM मुंबई, IIM इंदौर, IIM बॉम्बे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है ओबिटोरिस यानी कि निधन। चलिए जानते हैं। नाम्बिया के राष्ट्रपति हागे गेनगाव का निधन हो गया। नाम्बिया के राष्ट्रपति हागे गेनगाव का 4 फरवरी को अस्पताल में निधन हो गया। वे 82 साल के थे। उनका पोहाम्बा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज चल रहा था। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। गेनगाव का जन्म 3 अगस्त 1941 को हुआ था। वे 2015 में नाम्बिया के राष्ट्रपति थे। उनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल इसी साल खत्म होना था। वे 1990 से ही दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए थे। उन्होंने नाम्बिया के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली बॉडी की अध्यक्षता की। उसी वर्ष यानी कि 1990 में 21 मार्च को स्वतंत्रता के बाद इसके पहले प्रधानमंत्री बने। इस पद पर 2002 तक बने रहे। नाम्बिया दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक है। यह वन्यजीव संरक्षण के अति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से मुक्त घूमने वाले चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के घर के रूप में जाना जाता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़कर जाएं।